हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे प्यारे से चैनल बहन्स पढ़ाई में। आज हम करेंगे अपना चैप्टर फंडामेंटल्स ऑफ काइनेसियोलॉजी एंड बायोमैकेनिक्स इन स्पोर्ट्स। और ये वाला जो चैप्टर है ना, ये थोड़ा सा टेक्निकल है, थोड़ा साइंटिफिक है, तो इस चैप्टर को हमें समझने की बहुत ज़्यादा अच्छे से ज़रूरत है। ठीक है, लेकिन मैं आपको बहुत ईजी वे में समझाने वाली हूँ, पिक्चर्स दिखा दिखा के, ताकि आपका कंसेप्ट जो है ना और अच्छे से क्लियर हो जाए। बिना देरी किए हम कम से कम टाइम में, और वो भी लेटेस्ट सिलेबस के हिसाब से 2022-23 का जो है उसके हिसाब से हम इस चैप्टर को खत्म करते हैं। सो लेट्स बिगिन आवर चैप्टर विदाउट एनी देरी, फंडामेंटल्स ऑफ काइनेसियोलॉजी इन बायोमेट्रिक्स। अब बायोमैकेनिक्स, सॉरी मैं बायोमेट्रिक्स बोल देती बार बार, बायोमैकेनिक्स। तो सबसे पहले बायोमैकेनिक्स का मीनिंग जान लेते हैं कि ये होता क्या है ना। तो बायोमैकेनिक्स जैसे कि नाम से ही पता चलता है, एक साइंस की स्टडी है ना, साइंस की स्टडी है और एनालिसिस ऑफ मैकेनिक्स ऑफ ह्यूमन मूवमेंट, कि भाई ह्यूमंस के अंदर मूवमेंट कैसे होती है। अब मैं, ये हाथ है, आपको समझाने के लिए मैं अपने हाथ हिला रही हूँ, अपने थोड़ा सर भी हिला रही हूँ, थोड़ी मेरी पलकें भी हिल रही हैं, और मैं ऐसे लिखूंगी इस पे, तब मेरी फिंगर्स और हैंड भी हिलेगा, है ना। तो ये ह्यूमन मूवमेंट्स कैसे होती हैं, है ना। इट एक्सप्लेन हाउ एंड वाई, कि कैसे और क्यों ह्यूमन बॉडी मूव करती है, हिलती डुलती रहती है। या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हो, स्टडी ऑफ फोर्सेस एंड देयर इफेक्ट ऑन ह्यूमन बींग्स, की जैसे हम ह्यूमन बींग्स है ना, हमारे ऊपर कोई भी फोर्स लगता है तो हम कैसे मूव करते हैं, है ना। तो वो चीज इज मूविंग और इन स्टैटिक कंडीशन। जैसे मैं अभी सीधी बैठी हुई हूँ, मैं एकदम स्टैटिक हूँ, है ना, मैं भी हिल डुल नहीं रही। तो अब कोई भी एक्सटर्नल फोर्स मेरे ऊपर आएगा तो मेरा जो बॉडी है वो थोड़ी हिलेगी। तो वो क्यों हिली, कैसे हिली, मतलब इट इज अ स्टडी ऑफ मूवमेंट इन ह्यूमन बॉडी, तो दैट इज बायोमैकेनिक्स, है ना। अब और देखो और क्या लिखा हुआ है, बायोमैकेनिक्स टेल अस हाउ आवर मसल्स, की हमारे जितने भी मसल्स हैं, ये मसल्स हैं, ये मसल्स हैं, जितने भी मसल्स हैं हमारी बॉडी पे, जितनी भी हड्डियां हैं, जितने भी टेंडन्स है, टेंडन्स क्या होते हैं, ये मसल्स को बोन के साथ जोड़ दे। जैसे ये मसल है और अंदर बोन है, तो मसल और बोन आपस में जुड़ी हुई है, क्यों, बिकॉज ऑफ टेंडन। तो टेंडन्स को, और लिगामेंट्स को, लिगामेंट्स मतलब कुछ ऐसे टिश्यूज जो कि बोन्स को पकड़े रहते हैं ना, तो वो कैसे कैसे साथ साथ जुड़ते हैं, हाउ मसल्स, ये सारे मसल्स, बोन्स, टेंडन्स, लिगामेंट्स सारे कैसे साथ साथ रहते हैं और मूवमेंट प्रोड्यूस करते हैं बॉडी में, तो वो होती है बायोमैकेनिक्स। ठीक है, अब आगे देखो, और ये हमें बहुत डिटेल्ड एनालिसिस, डिटेल्ड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है किसी भी स्पोर्ट के मूवमेंट की, है ना। अब कोई भी आप स्पोर्ट ले लो, रेसिंग ले लो, वेट लिफ्टिंग देख लो, रेसलिंग देख लो, और जेवलिन थ्रो देख लो, हर एक में बॉडी की मूवमेंट होती है। तो हम कैसे मूवमेंट करें कि हमें एक तो चोट ना लगे और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस इंप्रूव हो, तो वो बायोमैकेनिक्स हमें बताती है। ठीक है, अब हम बात करेंगे काइनेसियोलॉजी की। अब काइनेसियोलॉजी भी एक ह्यूमन मूवमेंट और उसके फंक्शंस की स्टडी है। अब काइनेसियोलॉजी में ना काफ़ी सारी चीज़ें मिक्स हुई हुई हैं, जैसे आप कहोगे तो बायोमैकेनिक्स से ही मिलती जुलती है, येस इट इज़। तो काइनेसियोलॉजी में कई सारी स्टडीज़ मिक्स होती है। अभी मैंने आपको पिछले चैप्टर में, चैप्टर नंबर 6, जो आपका टेस्ट, मेजरमेंट और इवैल्यूएशन वाला था, उसके अंदर मैंने आपको एनाटॉमी और फिजियोलॉजी पढ़ाई थी, है ना, कि ये चीज़ क्या होती है। अब यहाँ पर काइनेसियोलॉजी जो है ना, वो 4 साइंस से बनी हुई है, एक बायोमैकेनिक्स, एक एनाटॉमी, फिजियोलॉजी और एक न्यूरो साइंस। इन चारों को मिला के जो पढ़ाई बनती है ह्यूमन मूवमेंट्स की, वो सारे के सारे काइनेसियोलॉजी में आते हैं। इस पढ़ाई के अंदर काइनेसियोलॉजी में क्या होता है, ये एग्जामिन करने, मतलब थोड़ा चेकअप वेकअप करने में, डायग्नोज करने में, मतलब कि कैसे ठीक किया जा सकता है, कोई भी प्रॉब्लम कैसे ठीक की जा सकती है, और इंजरी को मैनेज करने में, मतलब मैनेजिंग द इंजरीज, अगर हमारे मसल्स में, जॉइंट्स में, बोन्स में कोई इंजरी हो जाए तो उसको कैसे मैनेज करना है। और काइनेसियोलॉजी जो है ना, स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करने में भी हेल्प करती है, कि हम कैसे स्पोर्ट्स की परफॉर्मेंस करें, कैसे स्पोर्ट्स के अंदर मूवमेंट करें, जिससे कि कम से कम इंजरी हो, और साथ के साथ कोई भी अगर इंजरी हो भी जाती है तो उसको कैसे प्रिवेंट करना है, कैसे उसको इम्प्रूव करना है ना। सो बेसिकली काइनेसियोलॉजी में बहुत सारी चीजें मिक्सअप रहती हैं, समझ में आ गया, लाइक ये 4। ओके, सो दिस इज अबाउट काइनेसियोलॉजी। अब हमें क्या करना है, इनकी इंपॉर्टेंस पढ़नी है, बायोमैकेनिक्स की और काइनेसियोलॉजी की। सबसे पहले है इम्प्रूव स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस, है ना। अब ये क्या करते हैं, ये दोनों की दोनों पढ़ाई, जो काइनेसियोलॉजी और बायोमैकेनिक्स है, ये राइट टेक्निक बताती हैं कि कैसे हमें कम से कम मस्कुलर फोर्स लगाना है, ताकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा रिजल्ट्स मिले, मतलब कैसे सही टेक्निक के साथ हमें मूवमेंट करने की, हमें चोट ना लगे और अच्छे रिजल्ट्स मिले, है ना। अगला देखो, इम्प्रूवमेंट इन टेक्निक। अब टेक्निक में इम्प्रूवमेंट करवाने में हेल्प करते हैं, क्या होता है, जैसे ये दोनों जो स्टडीज हैं, काइनेसियोलॉजी और बायोमैकेनिक्स, ये बताती
नहीं है कि हमें कौन सी टेक्निक अपनानी चाहिए और कौन सी टेक्निक न्यू लानी चाहिए ताकि इंजरी का प्रिवेंशन और बहुत अच्छी रिजल्ट्स हैं। तो ये टेक्नोलॉजी इंप्रूव करने में भी हेल्प करता है। अगला देखो, हेल्प्स टू डेवलप बेस्ट स्पोर्ट इक्विपमेंट। अब ये स्टडीज तो करती ही रहती है स्पोर्ट्स मूवमेंट की, है ना। तो ये कुछ ऐसे जैसे स्पोर्ट्स पर्सन एग्जामिन करते हैं कि हाँ भाई इस चीज में हमें दिक्कत आ रही है, तो उस चीज के अकॉर्डिंग स्पोर्ट्स इक्विपमेंट बनाए जाते हैं ताकि वो प्रॉब्लम वहीं पे सॉल्व हो जाए, है ना। तो साइंटिफिकली करेक्ट एंड प्रूवन इक्विपमेंट ये बनाने में हेल्प करती है दोनों स्टडीज। इम्प्रूवमेंट इन ट्रेनिंग, कोचेज जो होती हैं वो मतलब मोस्टली बेस्ट टेक्निक्स और बेस्ट ट्रेनिंग देते हैं अपने एथलीट्स को साइंटिफिक नॉलेज के हिसाब से, है ना। और वो देख सकते हैं कि कैसे एक प्लेयर की अच्छे से मूवमेंट होती है और वो हमें उस प्लेयर को कैसे अच्छी मूवमेंट करवानी है एक बेटर तरीके से। तो वो दोनों इसी की हेल्प से तो कोचेस जो है ना वो इन्हीं पढ़ाई के हिसाब से दूसरे एथलीट को सिखा पाते हैं अच्छी मूवमेंट कैसे करनी है आपको। प्रिवेंट इंजरीज, ये दोनों जो टेक्निक्स होती हैं, जो दोनों जो स्टडीज होती हैं, इनकी वजह से बहुत सारे फोर्सेस को हम एनालाइज करते हैं और ये डिसाइड करते हैं कि कैसे कम से कम फोर्स में हम अच्छी से अच्छी गेम सिचुएशन में प्ले करें और कैसे हमें इंजरीज का खतरा होने से बच जाए हम, ठीक है। नॉलेज ऑफ सेफ्टी प्रिंसिपल्स, अब क्या होता है, इट गिव्स द अंडरस्टैंडिंग टू एनालाइज डिफरेंट सेफ्टी मूवमेंट्स। अब ये क्या करती है, जैसे कि बहुत सारी सेफ्टी मूवमेंट्स के बारे में हमें समझ में आता है कि हाँ अगर इस मूवमेंट को करने से उस इंसान को चोट लगे तो इस मूवमेंट की जगह हम कौन सी मूवमेंट कर सकते हैं जिससे कि हमें हमारी सेफ्टी हो जाए, है ना, सेफ्टी मूवमेंट रहे। हेल्प्स इन रिसर्च वर्क, अब ये साइंटिफिक ट्रेनिंग है, लर्निंग प्रोसेस है, तो इससे क्या होता है हमें और ज्यादा रिसर्च करने को मिलती है कि अच्छा ऐसे करने से ऐसा होता है साइंस में, लाइक दैट। क्रिएट्स कॉन्फिडेंस इन प्लेयर, अब प्लेयर्स को जैसे ही करेक्ट टेक्निक पता चल जाती है कि हाँ हमें ऐसे अपनी बॉडी को मूव करवाना है, तो उससे क्या होता है प्लेयर का कॉन्फिडेंस और ज्यादा बढ़ जाता है। सो दैट इज अबाउट, ओके। तो ये था इंपॉर्टेंस। अब हमें क्या पढ़ना है ये देखो, आई गेस आपको दिख गया होगा, यस यहाँ पर देखो। तो प्रिंसिपल्स ऑफ बायोमैकेनिक्स हमें पढ़ना है। प्रिंसिपल ऑफ बायोमैकेनिक्स के अंदर हमें न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन पढ़ना है और ये आप हमेशा से पढ़ते ही आए हो, हमेशा से क्या मतलब 10th क्लास में आपने पढ़ा ही होगा साइंस में या 9th क्लास में। न्यूटन के 3 लॉ ऑफ मोशन होते हैं। पहला फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को हम क्या कहते हैं, लॉ ऑफ इनर्शिया। दूसरा सेकेंड लॉ ऑफ मोशन को हम क्या कहते हैं, लॉ ऑफ एक्सेलरेशन। और तीसरा लॉ ऑफ मोशन कौन सा होता है, लॉ ऑफ एक्शन रिएक्शन, है ना, एक्शन एंड रिएक्शन। तो ये 3 लॉज के बारे में हमें पढ़ना है और इनके स्पोर्ट्स में क्या एप्लीकेशन है वो चीज हमें पढ़नी है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया से, है ना। तो यहाँ पर देखो न्यूटन के लॉ ऑफ मोशन की एप्लीकेशंस क्या है स्पोर्ट्स में, मतलब न्यूटन के लॉ स्पोर्ट्स में क्या कर रहे हैं, लाइक दैट। ऑब्वियसली डायरेक्ट रिलेशन है क्योंकि स्पोर्ट्स के अंदर मूवमेंट होती है, जहां पर मूवमेंट या फिर मोशन होता है और जो न्यूटन के लॉ है वो भी मोशन से रिलेटेड है। तो जहां पर भी हिलन डुलन होगी, लाइक मोशन जहां पर भी होगा, मैं अभी मोशन कर रही हूँ तो वहीं पे न्यूटन के लॉ लगेंगे, सिंपल सी बात है ना। तो यहाँ पर देखो मैन को कहा जाता है कि वो मैन ऑफ एक्शन है, कि मतलब वो एक्शन करेगा, मूवमेंट करेगा। तो मूवमेंट जो है हर जगह इन्वॉल्व रहती है, हर जगह। आप बिना मूवमेंट के रह ही नहीं सकते, स्टिल आप रह ही नहीं सकते क्योंकि आप एक लिविंग थिंग हो, है ना। नॉन लिविंग थिंग तो फिर भी रख ही रह सकते हैं अगर उस पर कोई फोर्स ना लगा हो तो। फॉर एवरी मूवमेंट देयर इज मोशन, हर एक मूवमेंट में, हर एक हिलन डुलन में कोई ना कोई मोशन जरूर होता है। तो इसलिए जहां पर भी कोई भी चीज मूव करेगी, जहां पर भी कोई भी चीज हिलन डुलन करेगी, वहां पर लॉ ऑफ मोशन जरूर काम आएंगे। और ये लॉ ऑफ मोशन सर इसैक न्यूटन ने हमें दिए थे 1687 में, और उन्होंने एक्सप्लेन किया था, इन्वेस्टिगेट किया था कि हर मोशन जो है उसके ऊपर लॉज ऑफ मोशन जो है वो लगते हैं, आर अंडर द इम्पैक्ट ऑफ लॉज ऑफ मोशन, ठीक है। तो अब हमें फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड लॉ ऑफ मोशन पढ़ना है। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को हम क्या बोलते हैं, जल्दी बताओ क्या बोलते हैं, बताओ बताओ बताओ। लॉ ऑफ इनर्शिया, ठीक है। सो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को हम लॉ ऑफ इनर्शिया बोलते हैं, जैसे कि यहाँ पर आई होप आपको ना साथ के साथ याद हो जाए जैसे मैं पढ़ा रही हूँ। तो ये लॉ क्या स्टेट करता है कि कोई भी चीज है रेस्ट पे, अभी वो हिल नहीं रही तो रेस्ट पे ही रहेगी वो, या फिर कोई भी चीज अगर मूव कर रही है तो मूव ही करती रहेगी जब तक उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स लग नहीं जाता। एक बॉल है, बॉल को किक मारी और वो मूवमेंट में चली जा रही है, लेकिन बाद में किसी दूसरे बच्चे ने उसके ऊपर लेग रख दिया उस बॉल के ऊपर या फिर अपना पैर रख दिया तो रुक गई, है ना, एक्सटर्नल फोर्स आया ना। और अगर कोई भी चीज रेस्ट में, जैसे ये माउस है, ये माउस अभी रेस्ट में है ना, अब मैं क्या करूंगी, जैसे यहाँ ये माउस यहाँ पर रेस्ट में, तो मैं क्या करूंगी, इसको फोर्स लगा के इसको ऐसे उठा लूंगी, तो ये पहले रेस्ट में था और रेस्ट में ही रहेगा जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स इसके ऊपर
एक्ट ना करे और तब ये हिलेगा बाद में, है ना। सो दिस इज अबाउट फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। अब इसकी एप्लीकेशन क्या है स्पोर्ट में वो देखो कि फुटबॉल प्लेयर्स एट पेनल्टी पॉइंट विल रिमेन एट रेस्ट। एक फुटबॉल जो है वो एक रेस्ट पोजीशन पे थी और वो रेस्ट में ही रहेगी, और जब तक एक प्लेयर ने उसको किक नहीं कर दिया ताकि वो स्कोर कर ले, है ना। और दैट सेम फुटबॉल विल कंटिन्यू टू मूव एट कांस्टेंट वेलोसिटी। वेलोसिटी मतलब होता है स्पीड, अनलेस अ फोर्स एक्ट ऑन इट टू स्लो इट डाउन, दैट इज विंड रेजिस्टेंस और चेंज इन डायरेक्शन यानी ग्रेविटी। तो ये क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं कि एक फुटबॉल रखी हुई थी, वो रेस्ट पे थी और वो रेस्ट पे ही रहती, लेकिन एक बच्चा आया और उसने उसको किक कर दिया ताकि गोल हो जाए, तो वो हिलने लग गई। फिर वो बार बार मूव करी जा रही थी और वो मूव करे ही जाती, लेकिन उसके ऊपर किसी फोर्स ने एक्ट किया। वो फोर्स ग्रेविटी भी हो सकती है, फ्रिक्शन भी हो सकता है, विंड रेजिस्टेंस भी हो सकता है, जिसकी वजह से वो रुक गई। तो वो यही कह रहे हैं फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में, कोई चीज रेस्ट पे ही रहेगी, मूव है तो मूविंग ही रहेगी जब तक उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स आके एक्ट नहीं करता तब तक। ओके, सो दिस इज अबाउट फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन को हम क्या कहते हैं, लॉ ऑफ एसेलरेशन। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है ये देखो, ये ध्यान से समझना आप, ठीक है। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी मतलब स्पीड, ठीक है, कि जो स्पीड होती है किसी भी चीज की वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब हम किसी चीज को, एक चीज को बढ़ने देते हैं तो दूसरी चीज भी बढ़ेगी, और इनवर्सली प्रोपोर्शन क्या होगी, एक चीज घटेगी तो दूसरी चीज बढ़ेगी, लाइक दैट। ठीक है, तो किसी भी चीज की स्पीड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है फोर्स अप्लाइड पर, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है टू द मास ऑफ द बॉडी पर। यानी कि अगर देखो दो फुटबॉल है, यहाँ पर मैं ऑब्जेक्ट मान रही हूँ, दो फुटबॉल या फिर दो बॉल लगा लो, एक थोड़ी भारी है और एक हल्की है, और हमने क्या किया, एक बैट लिया और बैट से हल्की वाली बॉल को, जिसका हल्का मास है, उसको मारा। ठीक है, तो बहुत दूर जाएगी, उसकी स्पीड काफी दूर तक लेके जाइए इस बॉल को। क्यों? क्योंकि उसका मास जो है वो कम है, उसका वजन जो है बॉल का कम है, और जैसे ही हमने उसके ऊपर फोर्स डाला उस कम वजन वाली बॉल पे, तो उसकी वेलोसिटी ज्यादा हो गई, है ना। अब वहीं पर अगर मैं भारी बॉल लेती हूँ जो काफी भारी है, उसको मैं बल्ले से मारती हूँ, बैट से मारती हूँ, तो मैंने फोर्स लगाया उसके ऊपर, सेम फोर्स ही लगा दिया मैंने, लेकिन उसकी स्पीड कम होगी। क्यों? क्योंकि उसका वजन भारी था। तो यही होता है, देखो रेट ऑफ चेंज इन बॉडी यानी इन द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी, ऑब्जेक्ट की स्पीड डिपेंड करती है किसके ऊपर, मास ऑफ द बॉडी पर। दोनों बॉल्स का वजन डिफरेंट था, एक बॉल जिसका वजन कम था वो तो बहुत दूर तक गई उसकी वेलोसिटी, जबकि फोर्स सेम ही लगा था, और दूसरी बॉल जो भारी थी वो थोड़ी यहीं पर रह गई, तो फिर थोड़ा सा हिली डुली, वो फोर्स सेम ही लगा था। सो दैट्स वाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है फोर्स के वेलोसिटी, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है मास की, मतलब दोनों ऑब्जेक्ट्स पर सेम फोर्स लगेगा लेकिन मास जो था वो अलग अलग था, जिसकी वजह से स्पीड में चेंज आ गया। सो दैट इज सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, यानी कि लॉ ऑफ असर्शन, है ना, लॉ ऑफ एसेलरेशन, ये वाला। ठीक है, अब यहाँ पर एप्लीकेशन इन स्पोर्ट्स देखो, सेकेंड लॉ हमें क्या शो करता है कि अगर आप दो ऑब्जेक्ट लेते हो, कोई भी बॉल का एग्जांपल ले लो, दोनों अलग अलग वजन के, दोनों अलग अलग मास के हैं, सेम फोर्स आप लगाते हो तो आपको अलग अलग स्पीड मिलेगी, है ना, अलग अलग एसेलरेशन मिलेगा। और यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि जो एसेलरेशन होगा वो स्मॉलर मास पे ज्यादा होगा, मतलब कि कम मास पे, कम वजन पे ज्यादा होगा। सो दैट इज एप्लीकेशन इन स्पोर्ट्स। अब हम बात करते हैं थर्ड लॉ ऑफ मोशन की, इसको हम कहते हैं लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन। यहाँ पर मैं मार्क कर देती हूँ इस तरीके से, ठीक है। लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन क्या कहता है कि अगर आप कोई भी एक्शन करते हो तो आपको अपोजिट रिएक्शन भी मिलता है, आप एक्शन लेते हो तो आपको रिएक्शन मिलता है। आप क्या करोगे, जैसे कि एक दीवार है, दीवार के ऊपर आप बॉल मारोगे, आपने एक्शन किया तो दीवार क्या करेगी, अपना जितना आपने लगाया ना एक्शन, उतना ही वो अपोजिट रिएक्शन देगी, वो बॉल को आपके पास वापस भेजेगी। सो दैट इज द एग्जांपल ऑफ थर्ड लॉ ऑफ मोशन। अब यहाँ पर इसके एप्लीकेशन ऑफ स्पोर्ट्स देखो, आप स्विमिंग करते हो ऐसे ऐसे करके, है ना आप स्विमिंग करते हो तो एक स्विमर जो होता है वो पानी को ऐसा पीछे पीछे करता चला जाता है, और पानी भी क्या करता है, जैसे ही आप पानी को पीछे करते हो, जिस फोर्स से, उतने ही फोर्स से पानी आपको आगे धकेलता है। सो यही बोला हुआ है कि वट एवर एक्शन यू आर डूइंग इज हैव एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, लाइक दैट, है ना। और व्हेन अ पर्सन वॉक्स, जब एक पर्सन चलता है तो वो
ग्राउंड को प्रेस कर करके ऐसे ऐसे वो चलता रहता है ना। और वहां पे आपको लगता है कि ग्राउंड तो कुछ नहीं करता होगा, बट ऐसा नहीं है, ग्राउंड भी उसको फॉरवर्ड डायरेक्शन में इक्वल फोर्स के साथ पुश करवाता है ना। सो दैट इज थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ओके, अब हमें पढ़नी है भाई टाइप्स ऑफ मूवमेंट, लेकिन इससे पहले आई गेस हमें एक्सिस एंड प्लेन्स पढ़ लेना चाहिए, ठीक है। तो हम उस पे आ जाते हैं। देख रहे हो मैं तुम्हारे लिए कितने अच्छे अच्छे नोट्स बनाए हुए हैं अलग अलग जगह से मैंने ये नोट्स लिए हुए हैं, ठीक है, क्योंकि एक जगह पर ये सारे नोट्स आपको मिलेंगे नहीं, है ना। सो दैट्स वाई मैंने काफी अलग अलग जगह से आपके लिए नोट्स प्रिपेयर किए हुए हैं। ओके, तो यहाँ पर अब देख लेते हैं एक्सिस एंड प्लेन्स का कंसेप्ट और इट्स एप्लीकेशन इन बॉडी मूवमेंट पढ़ना है। तो एक्सिस क्या होती है, आप बचपन में पढ़ के आए हुए हो ना ज्योग्राफी में। एक्सिस क्या होती है, ये एक स्ट्रेट इमेजिनरी लाइन होती है ना, एक स्ट्रेट इमेजिनरी लाइन जिसके अराउंड मूवमेंट होती है। रोटेशन एंड रेवोल्यूशन वाला कंसेप्ट पढ़ा था ना आपने, वही वाली एक्सिस होती है। और प्लेन क्या होती है, जस्ट लाइक अ पेपर ऑफ शीट, इस तरीके से, ठीक है, एक फ्लैट सरफेस होता है प्लेन। ओके, तो अब सबसे पहले हम एक्सिस को पढ़ लेते हैं, फिर प्लेन को पढ़ेंगे। तो यहाँ पर आप देखो, तो लेट्स बिगिन विद प्लेन्स। प्लेन्स क्या होते हैं, इमेजिनरी फ्लैट सरफेस होता है। फ्लैट सरफेस यानी कि एक पेपर की शीट लगा सकते हो आप, या फिर एक कांच का कुछ बोर्ड टाइप लगा सकते हो, एकदम फ्लैट चपटा एकदम, ठीक है। रेक्टेंगल आप लगा सकते हो जिसके थ्रू मूवमेंट होती है। और ये भी अब तीन टाइप का होता है, एक होता है सेगिटल प्लेन, एक होता है ट्रांसवर्स प्लेन, और एक होता है फ्रंटल प्लेन। तो सेगिटल प्लेन कौन सा होता है, ये वर्टिकल प्लेन होता है, मतलब ऐसा, ठीक है, वर्टिकल प्लेन होता है। और ये कहाँ से पास करता है, पासिस फ्रॉम फ्रंट टू रियर, है ना, डिवाइडिंग द बॉडी इनटू टू सिमेट्रिकल हाफ। मतलब वर्टिकल होता है यानी हमारी बॉडी को ये दो सिमेट्रिकल हाफ में डिवाइड कर देता है, यानी कि लेफ्ट वाली बॉडी अलग हो जाती है और राइट वाली बॉडी अलग हो जाती है, और बीच में से वर्टिकली ये प्लेन ट्रैवल करता है। मैं आपको इसकी फिगर भी दिखा देती हूँ, ये देखो यहाँ पर इस फिगर में ये सेगिटल प्लेन है, इसकी जो बॉडी है वो लेफ्ट वाली अलग है, राइट वाली अलग है, और बीच में ये वाला जो प्लेन है वो वर्टिकल सेगिटल प्लेन है, ठीक है। प्लेन समझ में आया। अब अगला प्लेन देखो कौन सा होता है, ट्रांसवर्स प्लेन। ट्रांसवर्स प्लेन होता है हॉरिजॉन्टल वाला, इस तरीके का, है ना। और ये पैरेलल होता है डायफ्राम के। डायफ्राम आपका लंग्स के नीचे होता है, जैसे ये आपके लंग्स होते हैं, और यहाँ पर आपका डायफ्राम होता है। तो ये डायफ्राम एंड ऊपर ही आपका ये क्या होता है, ट्रांसवर्स प्लेन ऐसे लेटा हुआ होता है। जैसे सेगिटल तो ऐसे वर्टिकल था, ये हॉरिजॉन्टल होता है। और ये हमारी बॉडी को अपर पार्ट और लोअर पार्ट में डिवाइड कर देता है। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो, ये वाला ट्रांसवर्स प्लेन होता है जिसमें कि क्या होता है, हमारी जो बॉडी है अपर वाली अलग हो जाती है और नीचे वाली लोअर बॉडी अलग हो जाती है ना। और एक होता है हमारा फ्रंटल प्लेन। ये कौन सा प्लेन होता है, इन विच plane of the body which passes from side to side at right angles to the sagittal plane and is also known as coronal plane, divided the body from front and back part। जो हमारी बॉडी का फ्रंट पार्ट होता है और जो हमारी बॉडी का बैक पार्ट होता है उसको ये अलग कर देता है। कहने का मतलब, जैसे सैगिटल प्लेन तो ऐसा वर्टिकल था जो कि ऐसे लेफ्ट और राइट में बॉडी डिवाइड करा था, लेकिन फ्रंटल प्लेन कैसा होता है, ऐसे वाला सीधा हुआ, ठीक है। और ये क्या करता है, हमारी बॉडी का फ्रंट पार्ट अलग कर देता है, पीछे वाला पार्ट अलग कर देता है। जैसे कि ये देखो यहाँ पर इसमें ये निकला आपका फ्रंटल प्लेन, आगे वाला पार्ट अलग कर दिया, बॉडी का पीछे वाला पार्ट अलग कर दिया। सो दिस इज अबाउट प्लेन्स। अब यहाँ पर देखो, आपको एक्सिस के बारे में पढ़ाती हूँ मैं। प्लेन समझ में आ गए कौन कौन से होते हैं। अच्छा, अब एक्सिस पे आते हैं। यहाँ पर एक और टी लगा लेना, सेगिटल, ठीक है। तो ये सेगिटल होता है। अब यहाँ पर सेगिटल हॉरिजॉन्टल एक्सिस कौन सी होते हैं, ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस होती है, ऐसे लेटी हुई एक्सिस होती है जो कि सेगिटल और ट्रांसवर्स प्लेन से गुजरती है। अब सबसे पहले हम यहाँ पर चलते हैं, सबसे पहले हम ये देख लेते हैं सेगिटल प्लेन कहाँ पर है। सेगिटल प्लेन ये देखो, ये रहा, ये आपका सेगिटल प्लेन हो गया इस तरीके से, जो आपकी बॉडी को किस में डिवाइड करता है, यहाँ पर आपको दिखेगा। ये देखो, ये आपका जो है ये सेगिटल प्लेन हो गया, है ना। दिस इज अबाउट सेगिटल प्लेन। और सेगिटल प्लेन ये रहा, ट्रांसवर्स प्लेन आपका ये रहा, है ना। ये आपके प्लेन्स हो गए, और इनके थ्रू जहां पर ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं, यानी कि इस पॉइंट पर इनके थ्रू ये सेगिटल एक्सिस जो है वो पार कर रही है इस तरीके से हॉरिजॉन्टली। तो दिस इज अबाउट सेरिटल
सैगिटल एक्सिस, ठीक है, सैगिटल हॉरिजॉन्टल एक्सिस। अब अगली देखो वर्टिकल एक्सिस। वर्टिकल एक्सिस कौन सी होती है? एक्सिस ऑफ द बॉडी दैट पासिस फ्रॉम हेड टू फुट, जो हमारे हेड टू फुट पास करती है ट्रांसवर्स प्लेन से होते हुए। अब ट्रांसवर्स प्लेन कौन सा आपका? ये रहा आपका ट्रांसवर्स प्लेन, और इसके थ्रू आपकी ये जो एक्सिस है जो कि हॉरिजॉन्ट वर्टिकली हेड टू टो जाती है, इसको आप कौन सी बोलते हो? वर्टिकल एक्सिस या फिर लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस, ठीक है। अब बात करते हैं हम अपनी फ्रंटल हॉरिजॉन्टल एक्सिस की। फ्रंटल एक्सिस जो होती है वो हॉरिजॉन्टली लेफ्ट टू राइट पास करती है, जहां पर फ्रंटल और ट्रांसवर्स प्लेन इंटरसेक्ट करते हैं। अब सबसे पहले हम फ्रंटल, और ये देखो फ्रंटल कहाँ था? ये वाला आपका ये फ्रंटल था, ठीक है, और उसके बाद ट्रांसवर्स आपका ये था। ये इन दोनों प्लेन से गुजरती हुई एक फ्रंटल एक्सिस जाती है जो कि हमारी बॉडी को लेफ्ट और मतलब आगे और पीछे का जो पार्ट है वो अलग कर देती है। दैट इज फ्रंटल एक्सिस, ठीक है, यही तो ऊपर लिखा हुआ है लेफ्ट टू राइट, ठीक है। सो यही होता है एक्सिस एंड प्लेन्स। बहुत इजी है अगर आपको थोड़ा सा इमेजिन आप कर पाओ तो। इसके लिए ये पिक्चर मैंने देखी थी नेट पर, ये तो ये मुझे सुटेबल पिक्चर लगी, ठीक है। यहाँ पर भी देखो मैंने लिखा हुआ है पिक्चर्स ऑफ एक्सिस एंड प्लेन फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, और ये एक प्लेन्स की पिक्चर देखी थी जिससे आपको अच्छे से पता चल जाए कि कौन कौन सा प्लेन कौन कौन सा होता है। मैंने नेम भी लिख दिया नीचे, ठीक है। अच्छा, ये नोट्स आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे। और अब हम आते हैं हमारे लास्ट टॉपिक पे जो कि है हमारा मूवमेंट्स, ठीक है। अब हम आते हैं मूवमेंट्स पर। दिस इज अबाउट, ठीक है। तो सबसे पहली मूवमेंट हमें पढ़नी है फ्लेक्सियन की। अब भाई फ्लेक्सियन क्या होता है? जब दो बॉडी पार्ट का एंगल डिक्रीज कर जाता है ना, तो ये सारी टाइप की मूवमेंट्स ही होती है। जैसे कि मान लो ये मेरा बॉडी पार्ट है, तो मैं क्या करती हूँ, ये जो मेरा हाथ है ये वाला, इसको मैं अपने चेस्ट तक लेके आती हूँ, तो ये हैंड का और जो चेस्ट है इस तक का जो एंगल है वो डिक्रीज कर रहा है, क्योंकि जो हैंड है वो यहाँ पर आ रहा है, समझ रहे हो? तो यानी कि जो फ्लेक्सियन होता है वो दो बॉडी पार्ट्स के बीच का जो एंगल होता है वो डिक्रीज कर देता है। बेंडिंग मूवमेंट होता है, ये देखो बेंड कर रहा है ना, इस तरीके से, ठीक है। वैसे ही आपका जो फुट है वो आपके हिप तक आ रहा है, क्योंकि आप उसको बेंड कर रहे हो, एंगल दोनों पार्ट्स का, फुट का भी यानी कि लेग का भी और हिप का भी डिक्रीज कर रहे हो, सो होता है फ्लेक्सियन, ठीक है। तो ये हो गया आपका फ्लेक्सियन। और उसके बाद हम बात कर रहे हैं एक्सटेंशन की। एक्सटेंशन जो होता है ना वो फ्लेक्सियन से एकदम अपोजिट होता है। जब आप अपने हैंड को मतलब जब दो बॉडी पार्ट्स के एंगल दो बॉडी पार्ट्स के बीच में जो एंगल होता है आप उसको इंक्रीज कर रहे होते तो वो होता है एक्सटेंशन। अब दोनों बॉडी पार्ट्स के बीच का एंगल आप इंक्रीज कर रहे हो तो यानी कि आपका हैंड जो है आपके चेस्ट से दूर जा रहा है, यानी कि दोनों बॉडी पार्ट्स का जो एंगल है वो बढ़ रहा है, सो दैट इज एक्सटेंशन, ठीक है, मतलब फ्लेक्सियन से उल्टा। अब हम बात करते हैं एबडक्शन की। एबडक्शन क्या होता है? यहाँ पर देखो मिड लाइन जो होती है ना बॉडी की, एक बॉडी के बीच में मिड लाइन होती है, जो मैंने आपको एक्सिस एंड प्लेन्स में पढ़ा है। एक मिड लाइन होती है, अगर आपका कोई भी बॉडी पार्ट मिड लाइन से दूर जाता है, जैसे कि ये वाला मैं दो हाथ लेती हूँ, मेरे दोनों हाथ अभी ऐसे हैं, अगर मैं अपनी हैंड्स को ऐसे लेके जाती हूँ, दूर लेके जाती हूँ, तो यानी कि ये जो दोनों हैंड्स है मेरे बॉडी पार्ट्स है, ये मेरी मिड लाइन से दूर जा रहे हैं, है ना, दूर जा रहे हैं, सो दैट इज एबडक्शन। और यहाँ पर एडक्शन क्या होता है कि जब मिड पॉइंट मिड लाइन जो होती है हमारे बॉडी की उसके पास आ रहे हैं हमारी बॉडी पार्ट। अब ऐसे मेरे हाथ थे, अब मेरे हाथ ऐसे आ रहे हैं, मतलब मिड लाइन के पास हो रहे हैं, सो दैट इज एडक्शन, ठीक है। अब हम बात करते हैं रोटेशन की। रोटेशन भी दो अलग अलग टाइप की होती है, जैसे इंटरनल रोटेशन और एक्सटर्नल रोटेशन, ठीक है। तो ये भी बिल्कुल आपके सेम टाइप की होगी जैसे आपने ऊपर पढ़ा, ठीक है। इंटरनल रोटेशन कैसी होती है कि दिस इज द रोटेटरी मूवमेंट अराउंड द लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस ऑफ अ बोन टुवर्ड्स द मिड लाइन ऑफ द बॉडी, और उसके बाद जो आपकी एक्सिस है उसके अराउंड ही आप कोई अपना बॉडी पार्ट लेके आ रहे हो, जैसे कि जेवलिन थ्रो। जेवलिन थ्रो आप ऐसे लेके आते हो अपनी बॉडी के मिड लाइन के पास और तब जाके आप फेंकते हो, है ना, सो दैट इज इंटरनल रोटेशन। और एक्सटर्नल रोटेशन कौन सी होती है कि जब आप अपने बॉडी का कोई भी पार्ट मिड लाइन से या फिर लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस से दूर लेके जा रहे हो, जैसे कि टेनिस सर्व में आप ऐसे मारते हो, है ना, जो आपकी शटल होती है उसको आप अपने हैंड को इस तरीके से मारते हो, टेनिस जिस हाथ में आपके होता है उस
जिस भी हाथ में आपका बैडमिंटन रैकेट हो रहा है और शटल आ रही है, तो आप अपनी बॉडी की हॉरिजॉन्टल या फिर मिड लाइन से दूर अपना बॉडी पार्ट लेके जाते हो, सो दैट इज एक्सटर्नल रोटेशन। ठीक है, अब हम बात करते हैं सरकमडेशन की। जैसे कि आपको नाम से ही समझ में आ रहा है, सरकमडेशन मतलब कि सर्कुलर मूवमेंट, यानी कि जो सर्कल उसमें होती है। लाइक दिस अकर्स एट द शोल्डर जॉइंट ड्यूरिंग एन ओवरआर्म टेनिस और क्रिकेट बॉल। सर्कमडेशन इज समटाइम डिस्क्राइब्ड एज सर्कुलर मूवमेंट। और यहाँ पर आप देख सकते हो ये एक कॉनिकल मूवमेंट होती है जब एक कोई भी जॉइंट है, जैसे आपका कोई भी जॉइंट है, जैसे आप शोल्डर जॉइंट है, वो तो आपका स्टिल रहता है, वो हिलता नहीं है, लेकिन बाकी का जो पूरी बॉडी होती है ना, वो आपकी मूव करती है ना, इस टाइप से। जैसे कि यहाँ पर एक यहाँ पर एक एग्जांपल है, एक जॉइंट स्टेशनरी होता है और एक मूविंग शोल्डर ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ क्रिकेट बॉल। जब भी आप क्रिकेट बॉल फेंकते हो तब आपका शोल्डर तो एक स्टिल रहता है, लेकिन आपका हैंड मूव करता है। तो यही बोल रहे हैं कि एक जॉइंट तो आपका स्टेशनरी रहता है और जो बॉडी पार्ट होता है वो मूव करता है। जैसे कि आप क्रिकेट बॉल फेंक रहे हो तो वो होती है सर्कुलर मूवमेंट या फिर सर्कमडेशन। अब हम बात करते हैं सुपिनेशन एंड प्रोनेशन की। ठीक है, सो इसको मैं थोड़ा सा ऐसे कर देती हूँ ताकि आपको दिख जाए अच्छे से। ठीक है, सो प्रोन मीन्स क्या होता है? प्रोन इज अ पर्सन लेइंग डाउन, लेइंग फेस डाउन ऑन द सरफेस। प्रोनिएशन का क्या मतलब होता है कि उल्टा लेटना, इस टाइप से है ना। प्रोन मतलब कि एक पर्सन ऐसे उल्टा लेटा हुआ है सरफेस पे, और स्पोन मतलब कि एक पर्सन सीधा लेटा हुआ है और वो ऊपर की तरफ देख रहा है, लाइक दैट। अगर आप प्रोनेशन देखो फोर आर्म की, यहाँ पर देखो फोर आर्म की मतलब आपके हाथ की, तो प्रोनेशन का क्या क्या का क्या मतलब होता है कि जो आपका हाथ है वो ऐसे इनवर्ड है, ऐसे इनवर्ड है। ठीक है, और उसके बाद प्रोनेशन ऑफ फुट मतलब क्या होता है कि जो आपका सोल होता है, मतलब जो आपकी एड़ी होती है वो आउटवर्ड होती है और पैर नीचे की साइड होता है, इस तरीके से। और सुपिनेशन फोर आर्म का, यानी कि हाथ का जो सुपिनेशन है उसका क्या मतलब है कि आपका हाथ ऐसे अपवर्ड है, इस तरीके से। और सुपिनेशन फुट का क्या होता है कि जो आपका सोल है पैरों का, है ना, जो एडी है वो तो नीचे की साइड है और जो आपकी टोज है वो ऊपर की साइड है, सो दैट इज सुपिनेशन ऑफ फुट। ठीक है, तो ये सारी आपकी मूवमेंट्स हो गई, एक्सेस एंड प्लेन्स भी हो गया। और मूवमेंट से पहले मैंने आपको क्या पढ़ाया था? काइनेसोलॉजी एंड बायोमैकेनिक्स की डेफिनेशन वगैरह, और प्रिंसिपल्स ऑफ बायोमैकेनिक्स में भी हमने क्या देखे थे? न्यूटन के मोशन ऑफ लॉज, है ना, लॉज ऑफ मोशन। तो इस तरीके से हमारा जो चैप्टर है वो फाइनली खत्म होता है। एंड आई होप आपको मेरा समझाया और वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी। ये नोट्स चाहिए आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे, और कोई भी डाउट तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके डीएम कर सकते हो। सो इफ यू लाइक द वीडियो एंड द एक्सप्लेनेशन, देन प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।